नेक्स्ट टॉपिक इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता. So secular states are widely seen as treating religion as only a private matter. So माना जाता है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं. So that is to say they refuse to give religion public or official recognition. So इस कहने का ये मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं देते हैं. So does this mean that the Indian Constitution is not secular? तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? सो दिस डज नॉट फॉलो, ऐसा नहीं है. दो द टर्म सेकुलर वॉज नॉट इनिशियली मेंशन्ड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलवेज बीन सेकुलर. जो ये जो धर्मनिरपेक्षता की शब्द है, जो सेकुलर वर्ड है, ये हमारे ओरिजिनल संविधान में जो हमारा शुरुआत का संविधान था उसमें इसका जिक्र नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है. The mainstream Western conception of secularism means mutual exclusion of state and religion in order to protect values such as individual freedom and citizenship rights of individual. So, मुख्य धारा की जो पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित जो अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स. So again, this is something you will learn more about in political theory. The term mutual exclusion means this: both religion and state must away from the internal affairs of one another. So हम देखते हैं पारस्परिक निषेध जो है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है? पारस्परिक निषेध, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो इस शब्द का अर्थ क्या है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे. Stay away from the internal affairs. The state must not intervene in the domain of religion. Religion likewise should not dictate the state policy or influence the conduct of the states. राज्य के लिए जरूरी है कि वो धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वो राज्य की नीति में दखल ना दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे. In other words, mutual exclusion means that religion and state must be strictly separated. So दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पारस्परिक निषेध का मतलब होता है धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए. सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड स्ट्रिक्ट सेपरेशन? ये जो एकदम अलग रखने की जो विचारधारा है, इसका क्या उद्देश्य है? सो इट इज़ टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना. इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा. द स्टेट्स विच lend support to organized religions make them more powerful than they already are. So जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वो पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बना देता है. When religious organizations begin to control the religious lives of individuals, when they start dictating how they should relate to God or they should pray, individuals may have the option of turning to modern state for protecting their religious freedom. But what help would a state offer them if it has already joined hands with these organizations? To protect religious freedom of individuals, therefore, state must not help religious organizations. So धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के मुख्य धारा का जो उद्देश्य है वो तो मैंने आपको बता दिया. और जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वो ये बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से उपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए. लेकिन जिन राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा, है ना. इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों का सहायता ना करे. बट एट द सेम टाइम स्टेट शुड नॉट टेल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हाउ टू मैनेज देयर अफेयर. उसी साथ में जो राज्य हैं उसको ये भी नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए कि रिलीजियस अफेयर जो है वो कैसे मैनेज किए जाएंगे. दैट टू कैन थ्वार्ट रिलीजियस फ्रीडम. वो फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके खिलाफ हो सकती है, उसको बाधा पहुंचाती है. The state must therefore not hinder religious organization either. In short, state should neither help nor hinder religion.
तो इस संक्षेप में ये कहा है कि राज्य को न तो धर्म की मदद करे न उसे बाधा पहुंचाए। इंस्टेड दे शुड कीप देयर सेल्व्स एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम देम। इनफैक्ट मतलब हमें वास्तव में जो राज्य है उसको धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए के रखना चाहिए। दिस हैज़ बीन द प्रिवलेंट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। और ये जो पश्चिमी राज्य है, वेस्टर्न राज्य, उनके यहाँ ये जो सेकुलरिज्म है इसका यही मतलब है। कंडीशंस इन इंडिया वेयर डिफरेंट, है ना। भारत में थोड़ा सा जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। एंड टू respond to the challenge they posed, the maker of the constitution had to work out an alternative concepts of सेकुलरिज्म। तो हमारी चूंकि ये सिचुएशन डिफरेंट थे और इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे, तो जो हमारे संविधान निर्माता है उसने कुछ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को इसमें डाला है। दे डिपार्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल इन 2 ways एंड फॉर 2 reasons। तो वो जो वेस्टर्न मॉडल था, धर्म का जो वेस्टर्न पश्चिमी मॉडल था, इससे 2 अलग रास्ते, 2 अलग मॉडल बताए हैं और जिनके 2 डिफरेंट कारण हैं। पहला है राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, धार्मिक समूहों का अधिकार। फर्स्ट, एज मेंशन्ड अर्लियर ऑलरेडी, दे रिकॉग्नाइज दैट इंटर कम्युनिटी इक्वलिटी वॉज ए नेसेसरी एज इक्वलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो संविधान निर्माताओं को यह था कि समुदायों के बीच के बराबरी के जो रिश्ते हैं उनको उतना ही महत्व दिया जाए जितना 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जो बराबरी का रिश्ता है। दिस वॉज बिकॉज ए पर्सनस फ्रीडम एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेटस ऑफ आवर कम्युनिटी। सो ये इसलिए जरूरी था कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। If one community was dominated by another, then its member would also be significantly less free। अगर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करेगा तो इसके जो सदस्य होंगे वो उस तरीके से उनकी आज़ादी थोड़ी कम होगी। If on the other hand their relations were equal, marked by an absence of domination, then its member would also walk with dignity, self-respect and freedom। और इन सब चीज अगर दूसरे तरफ हम देखें तो अगर उनका रिलेशंस आपस में बराबर वाली बात होगी, उसमें कोई डोमिनेशन का एब्सेंस होगा, कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा होगा, तो उनके जो मेंबर्स होंगे वो डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और एक स्वतंत्रता, फ्रीडम के साथ मूव करेंगे। Thus, the Indian Constitution grants rights to all religious communities such as the rights to establish and maintain their educational institutions। तो भारतीय संविधान जो है वो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को अधिकार देता है, जैसे कि राइट टू एस्टेब्लिश एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का और उसको मेंटेन करने का अधिकार देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि समुदाय और इंडिविजुअल दोनों का, व्यक्तिगत और सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता दोनों। स्टेट्स पावर्स ऑफ इंटरवेंशन, राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। सो सेकेंड, सेपरेशन इन इंडिया कुड नॉट मीन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। भारत में धर्म और राज्य का अलगाव अर्थ में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बिकॉज रिलीजियसली सैंक्शनड कस्टम्स सच एज अनटचेबिलिटी डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स ऑफ द मोस्ट बेसिक डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे देश में जो धर्म से जुड़ा हुआ रिवाज था, मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। सच कस्टम्स वेर सो डीपली रूटेड एंड परवेसिव दैट विदाउट एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन देयर वाज नो होप ऑफ देयर डिसोल्यूशन, है ना। सो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बेसिकली व्यापक थी और इतनी गहरी पैठ बना रखी थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसके खात्मे की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सो द स्टेट सिंपली हैड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन। तो राज्य को रिलीजन को जो धर्म के अंदर जो अफेयर्स थे उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। एंड सच इंटरवेंशन आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव। और ये जो हस्तक्षेप है ये हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं। द स्टेट कुड ऑल्सो हेल्प रिलीजियस कम्युनिटीज बाई गिविंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाई देम। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को वह धन दे सकता है। Thus, the state may help or hinder religious communities depending upon which mode of action promotes values such as freedom and equality। So basically, अगर जरूरत पड़े तो जो राज्य है वो धार्मिक समुदायों की मदद कर सकता है, बाधा भी पहुंचा सकता है और
जो इक्वालिटी और फ्रीडम का कितना, इक्वालिटी और फ्रीडम को मेंटेन करने के, स्वतंत्रता और समानता को मेंटेन करने के लिए जितनी जरूरत है उतना इंटरफेरेंस वो कर सकता है। इन इंडिया सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड स्टेट डिड नॉट मीन देयर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना। सो भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं है, बट rather principled distance, a rather complex idea that allows the state to be distant from all the religion so that it can intervene or abstain from interference, depending upon which of these two would better promote liberty, equality and social justice। बहुत अच्छी बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि भारत में धर्म और राज्य का अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं है, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। ये क्या है, यह एक एक्चुअली जटिल विचार है, कॉम्प्लेक्स विचार है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है। राज्य सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है, ताकि, क्यों, इसलिए ताकि वो अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे, है ना। यह इस बात पर निर्भर करता है वो कितना हस्तक्षेप करेगा और कितना बचा रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। सो वी हैव हिदर टू मेंशन 3 कोर फीचर्स, दीज कैन बी सीन एज द अचीवमेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी तक हम इन 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये हमारी संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। So first, our constitution reinforces and reinvents forms of liberal individualism। पहली बात तो यह कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। This is an important achievement because this is done in the backdrop of society where community values are often indifferent or hostile to individual autonomy। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्ता को बगैर महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अफोर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज। हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लगाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकारा है। The constitutional commitment to caste-based affirmative action program shows how much ahead India was compared to other nations। तो जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना एफर्मेटिव एक्शन के प्रति जो संवैधानिक वचनबद्धता है, इससे प्रकट होता है कि भारत दूसरों राष्ट्रों की तुलना में कितना आगे है। Can one forget that affirmative action program in US were begun after the 1964 Civil Rights Acts, almost 2 decades after they were constitutionally entrenched in India। तो यह भी सोचने वाली बात है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। So third, against the background of intercommunal strife, the Constitution affords its commitment to group rights, the right to expression of cultural particularly। तीसरा क्या है, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार, ग्रुप राइट्स जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए हैं। So this indicates that the framers of our constitution were more than willing to face the challenges of what more than 4 decades later has to come to be known as multiculturalism। तो हमें इससे यह पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई।